बहुत कॉमन सा प्रश्न है। जैसे आपका केपी एस्ट्रोलॉजी है तो वो श्री कृष्ण मूर्ति जी के नाम के ऊपर है, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है तो जेमिनी ऋषि के ऊपर है, महर्षि पराशर की पद्धति है तो उनके ऊपर है, बृहत पराशर होला शास्त्र। सर ये लाल किताब क्या है? तो मरकरी इज वैक्यूम। मरकरी एक ऐसा हम्म। ग्रह है लाल किताब में जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए शायद रूपचंद जोशी जी ने बुध का भेद की बात करी, तोते की हम्म। पैंती की बात करी। तो ऐसे कई सूत्र हैं जो लाल किताब में हम्म। स्पेशली बुध के लिए बनाए गए। कोई अगर आपके पास आए ना और वो बोलता है किस्मत बड़ी है कर्म, तो आप बोले कर्म बड़ी है। कर्म बड़ा है। क्योंकि लाल किताब भी ये कहता है जैसे जैसे आप कर्म करोगे आपका लेख आप वैसे बदल लोगे। कई लोग ऐसा बोलते हैं इसको नहीं सीखना चाहिए, ये बड़ी डेंजरस बुक है, कुछ खराब हो जाएगा आपके साथ, ऐसी अफवाहें भी जो हैं कई सारी जी। सुनने में आती हैं। तो सर ये तो साइंस है, ये तो जी। एस्ट्रोलॉजिकली देवी शक्ति के द्वारा सर लिखा हुआ एक ग्रंथ है एस्ट्रोलॉजी जी। का, तो ऐसी अफवाहें सर क्यों यहाँ पे इसके साथ जोड़ दी गई हैं? हर चीज किस्मत पे मत ध्यान दीजिए, साथ में अपने कर्म शुभ रखिए। लाल किताब यही कहता है कि कर्म को शुभ रखें, अपने आप चीजें बेहतर होंगी। सर ये तो बस मन कर रहा है कि ये सेशन खत्म हो और अभी मैं आपके साथ रात भर इसको शुरू कर दूं सीखने के लिए। एक बार सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज हमारे साथ फिर से उपस्थित हैं मेरे गुरु श्री जॉय बनर्जी सर, और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने फिर से वक्त निकाला है हमारे साथ एक बहुमूल्य चर्चा करने के लिए, जो कि कई सारे राज आज खोल करके देगा और एक ऐसी विधा के ऊपर बात करेगा जो कि चमत्कारिक एस्ट्रोलॉजी बोली जाती है। मैं बात कर रहा हूँ सर लाल किताब के बारे में। तो जी। सर अगर आपकी आज्ञा है तो हम इस चर्चा को आज शुरुआत करना चाहेंगे। जी। जी बिल्कुल शुरू करते हैं। सर सबसे पहले तो अ, मैं जानना चाहूंगा दर्शकों के माध्यम से कि सर ये लाल किताब है क्या, आई कहाँ से, हिस्ट्री क्या है, किसने लिखी, कौन है, तो इसके बारे में सर जरा जी। आप बताएं। देखिए, जितना मुझे पता है, जितना मैंने सुना है, तो उस हिसाब से मैं लाल किताब के बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले लाल किताब को हम हमेशा ही एक दैविक किताब मानते हैं। ठीक है। तो ये जो किताब है ये रूपचंद जोशी जी ने लिखना शुरू किया। उनको लिखने का शौक था और हम ये मानते हैं कि उनको दैविक ताकतें थी जिसके बेसिस पे उन्होंने इतनी सारी तथ्य को एकजुट कर कर इन्होंने एक किताब में लिखा। तो लाल किताब उन्होंने लिखना शुरू किया। काफ़ी सारे एडिशंस हैं, जनरली 5 एडिशंस हैं हमारे पास। तो सबसे पहले उन्होंने जो लिखा हम्म। वो था 1939। जी। तो इस किताब को लिखने के साथ साथ उन्होंने एक और किताब लेकर आए जो कि 1940। अब ये जो नंबर्स हैं ये ईयर्स से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहले वो 1939 में लिखा, फिर 1940 में लिखा। तो जैसे जैसे हम्म। साल आया उन्होंने साल के हिसाब से नाम दिया। तो हम्म। ऐसे टोटल जो है 5 किताबें, उन्होंने जी। 5 किताबें लिखी। जी। ठीक है। तो कहा यह जाता है कि इसके अलावा भी उन्होंने शायद कई किताबें लिखी, लेकिन अभी वो लोगों के सामने बाहर नहीं है। लेकिन 5 किताबें जो हम जानते हैं वो बाहर हैं। और जब हम इन किताबों को पढ़ते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि रूपचंद जोशी जी के पास कितनी दैविक ताकत थी, कि क्योंकि एक इंसान एक छोटी से पत्थर हम्म। की गोली के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से ग्रह से वो जुड़ी हुई हैं, वो उनके डिटेल को वहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो ऐसे कई सारी चीज़ें जो हम चर्चा करेंगे। तो मैं जी। तो ये मानता हूँ लाल किताब एक दैविक किताब है जिसको हमें अपनी ज़िंदगी में उतार लेना चाहिए। इसके उत्तर आपको फ्यूचर में मिलेंगे जो आप सवाल करोगे। लेकिन आप जी। ये समझें ये एक ऐसी किताब है, ऐसी ज्योतिषी किताब है जो आपको अपनी ज़िंदगी में उतार लेना चाहिए। जी। बिल्कुल सही है सर। और यहीं पे सर एक चीज आती है कि इन्होंने कई सारी किताबें लिखी, जैसे आपने बताया सर 1939, 40, 42, 52, कई सारे संस्करण निकले, और हर किताब में इतनी डीप बातें लिखी हैं, इतनी गहन बातें लिखी हैं कि किसी एक व्यक्ति को एक जीवन काल में पूरा समझ पाना तो नामुमकिन है, और 5 किताबें पढ़ना तो 2-3 जन्म भी कम पड़ेंगे। तो सर जी। हम लोग को कौन सी किताब को सबसे ज़्यादा फॉलो करना चाहिए
और जिसको कि पढ़ करके कि हम कह सकें कि हाँ, हमने कुछ अंश लाल किताब का सीख लिया। जी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि किताब तो सारी पढ़नी चाहिए, हम्म। लेकिन आजकल जो ज़माना है उस ज़माने में लोगों के पास किताब पढ़ने की, मतलब कहते हैं ना कि जो पेशेंस है वो बिल्कुल ही नहीं है। हम्म। लेकिन फिर भी अगर कोई शुरुआत करना चाहता है, लाल किताब को समझना चाहता है, तो मेरे हिसाब से 1952 जो लास्ट हमारे पास रेवोल्यूशन है, हम्म। उस किताब से शुरुआत करना चाहिए। और उस किताब के भी कई वेरिएशन हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हम्म। 1952 जो बेनी माधव गोस्वामी जी का लिखा हुआ है उसको यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है हम्म। मैं बता देता हूँ। लाल किताब असलियत में जो लिखी गई है वो लिखी गई है रूपचंद जोशी जी के माध्यम से। रूपचंद जोशी जी ने जो लाल किताब लिखा, उस लाल किताब को उन्होंने लिपि जो यूज करी, जो लिपि हम कहते हैं, वो उर्दू लिपि यूज करी। ठीक है, लिपि का मतलब वो होता है, कई लोगों को अगर नहीं पता, तो जैसे हम हिंदी लिखते हैं तो हिंदी लिखने के तरीके को हम लिपि कहते हैं, अगर हम इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। तो उन्होंने लाल किताब को उर्दू लिपि में लिखा, लेकिन असलियत में वो जो थी मिक्स ऑफ उर्दू एंड हिंदी है। हम्म। तो जब बेनी माधव जी ने उसको ट्रांसलेट किया, उन्होंने एज इट इज लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज ट्रांसलेट किया अपने किताब में। इसलिए हम्म। बेनी माधव गोस्वामी की किताब आपको लेनी चाहिए। दैट इज द बेस्ट बुक टू परचेज। तो वो अगर किताब आप लेना चाहते हैं, हमारी साइट पे है bookyantra.com पे, वहाँ से आप ले सकते हैं। लेकिन 1952 बाय बेनी माधव गोस्वामी वही आपको लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें बेनी माधव जी ने अपने हिसाब से चेंजेस नहीं करे। दैट इज नहीं किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यस। अंडरस्टैंड। जो किताब है एज इट इज उसको हिंदी लिपि में लेकर आना, आप जिसको ट्रांसलेट कह सकते हैं, हिंदी लिपि में लेकर आना, वो एकदम बढ़िया तरीके से उन्होंने किया। तो ये सबसे बेस्ट किताब मैं मानता हूँ। जी। सर, उस समय जो मेरे ख्याल से 1947 के पहले की ये बात है, और नॉर्थ फ्रंटियर रीजन में वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू जो चला जी करती थी, उस लैंग्वेज में रूपचंद जोशी जी ने ये किताब को लिखा, जी और इसलिए काफ़ी डिफिकल्ट पड़ती है उसको पढ़ने के लिए। और जी मेरे दर्शकों से यही आग्रह है कि bookyantra.com पे ओरिजिनल बेनी माधव गोस्वामी जी की बुक जो हिंदी में ट्रांसलेटेड है वो अवेलेबल है। तो प्लीज़ जी। उसको पढ़ने के लिए दिखाएं कि वो आगे पढ़ना जी। चाहते हैं उस और एक किताब चीज को। बताने वाला हूँ कि वो किताब जो है कम से कम 4 किलो की किताब है। तो हम्म। दिल थाम के रखें, तो उसको रखने के लिए भी आपको जगह चाहिए जी जी प्रॉपर। जी। सर, ये लाल किताब जो है, ये तो बहुत रीसेंट एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है एज कंपेयर टू द वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो कि 5-10 हजार जी साल पुरानी जी इस्टेब्लिश्ड और जी। एक विधा है। तो ये सर, ये अलग कैसे है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से? देखिए, अलग तो बहुत है, लेकिन हम यही मानते हैं, और किताब यही कहती है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से इवॉल्व हुई ये, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ही इजी कर दिया। इजी इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि यहाँ पे राशियों को इन्होंने लिया भी और नहीं भी लिया, लेकिन नक्षत्रों को भुला दिया। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि भाई नक्षत्र भुला, है ना, और हम्म। पहले घर को मेष मानकर आपकी कुंडली बना। तो हम्म। जनरली क्या है कि इसमें मेनली वैदिक की कुछ एसेंस लिया गया है, लेकिन एक्चुअली में अगर हम रूल की बात करें तो लाल किताब के अपने रूल ही बहुत बड़े हैं, बहुत फैले हुए हैं। लेकिन हम्म। वैदिक से मैं उसको कंपेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि वैदिक अपने रूल से चलता है, लाल किताब के अपने एकदम ही अलग रूल्स हैं, जिसको हम्म। अगर आप यूज़ करते हैं उसके बेसिस पे आप बहुत बढ़िया प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो जी। वैदिक से अगर मैं कंपेयर करूं तो वैदिक से हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वैदिक से इवॉल्व हम कह सकते हैं, लेकिन लाल किताब के अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, काफ़ी जी। अलग है। जी। तो यहाँ पे सर जैसा आपने बताया है, तो दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि लाल किताब की अपनी ही एक भाषा शैली है, एक अपनी ही ग्रामर है। जैसे कि वैदिक की ग्रामर है अपनी एक समझने के लिए सेट ऑफ रूल्स हैं, लाल किताब का भी अपने सेट ऑफ रूल्स हैं। और जब वो बिल्कुल रूल्स आप लगाते हैं तो उसको रिजल्ट उसमें मिलते हैं। सर, यहाँ पे बिल्कुल। एक प्रश्न मन में उठ रहा है कि जैसा आपने बताया अभी कि भाई सिर्फ मेष लगन ही सबकी कुंडली बना दो। अब सर, ये तो बड़ा विचित्र सा है कि 800 बिलियन लोगों की कुंडली सबकी मेष लगन की बना दे।
और जी वैदिक में तो भाई एक एक मिनट का हिसाब होता है कि ईस्टर्न जी राइजिंग होराइजन साइन पे लग्न कौन जी सी राशि उदय हो रही है, उस पे ही जो है सब कुछ डिपेंड हो जाता है कि कुंडली जी के अच्छे ग्रह कौन से हैं, बुरे ग्रह कौन से हैं। यहाँ तो सभी जी। सर मेष लगन है। तो सर ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है या फिर बहुत ज्यादा आसान हो गया है? देखिए, मैं तो कहूँगा जो देसी लोग होते हैं ना वो सीधा चलते हैं और आसान चीज़ों को आसान तरीके से रहते हैं, आसान तरीके से बोलते हैं और आसान चीज़ें ही समझ पाते हैं। हम्म। तो जैसे आसान तरीके से रूपचंद जोशी जी ने ज्योतिष को समझा और उसको हम्म। एक रूप दिया लाल किताब का, तो उस हिसाब से मेष कुंडली जो आप बनाओगे, चाहे आपका लगन कोई भी हो, तो हम्म। जो आप प्रिडिक्शन करोगे वो 100% मैच करेगा। 1% भी ऊपर नीचे नहीं, क्या हंड्रेड बात है, परसेंट मैच करेगा। उसके क्या बात रूल्स है हैं। सर। सर ये तो बस मन कर रहा है कि ये सेशन खत्म हो और अभी मैं आपके साथ रात भर इसको शुरू कर दूं सीखने के लिए। जी और सर अच्छा ये बताइए सर, इसको इसको कई लोग ऐसा बोलते हैं या कि इसको नहीं सीखना चाहिए, ये बड़ी डेंजरस बुक है, कुछ खराब हो जाएगा आपके साथ, ऐसी अफवाहें भी जो हैं कई जी सारी सुनने में आती हैं। तो सर ये तो साइंस जी है, ये तो जी एस्ट्रोलॉजिकली देवी शक्ति के द्वारा सर लिखा हुआ एक ग्रंथ है एस्ट्रोलॉजी जी। का, तो ऐसी अफवाहें सर क्यों यहाँ पे इसके साथ जोड़ दी गई हैं? देखिए, अफवाहें इसलिए है क्योंकि लाल किताब को हर इंसान सही तरीके से नहीं समझ पाता। हम्म। लाल किताब हमेशा ये कहता है कि इंसान को ज़िंदगी कैसे जी जाती है वो लाल किताब बताता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि ज़िंदगी कैसे जीना है वो लाल किताब समझाता है। जी। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग पूरा लाल किताब समझते नहीं है और वो सीधा रेमेडीज़ के ऊपर जंप करने की कोशिश करते हैं। हम्म। आज एक रेमेडी की अगर आप किताब लेने जाएं, मैक्सिमम 200-250 रुपये में आपको मिल जाएगी लाल किताब की रेमेडी की किताब। लेकिन आपको हम्म। ये नहीं पता कि कौन सी रेमेडी कब लेनी चाहिए और क्या क्या क्लॉज होने चाहिए। हम्म। तो मान लीजिए कि कोई इंसान बीमार है और उसने एक दवाइयों की किताब ले ली है और वो अपने हिसाब से अपने प्रॉब्लम्स को समझ रहा है और दवाई लेते जा रहा है। तो एक डॉक्टर हम्म। का क्या कहा काम है? डॉक्टर ये कहता है भाई उसने पूरी पढ़ाई करी, इतने साल समझा उस विधि को, वो उसे हम्म। पता है किस तरह से डायग्नोसिस करना है। ऐसे ही हम्म। लाल किताब में अगर आपको डायग्नोसिस नहीं आ रहा है और आप रेमेडी की तरफ भाग रहे हैं, तो मैं क्षमा चाहूंगा लेकिन आपकी ये बेवकूफ़ी है और आप इस बेवकूफ़ी से खुद तो डूबोगे, दूसरों को भी ले डूबोगे। हम्म। इस वजह से लाल किताब के रेमेडीज फायर बैक करते हैं क्योंकि उन्होंने सावधानी नहीं बरती। उन्होंने ये नहीं देखा कि इसके उपाय करने चाहिए थे नहीं करने चाहिए थे, क्या सच हम्म। में ही उस ग्रह की प्रॉब्लम थी। इन्होंने ये सारी चीजें आकलन किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको आता ही नहीं। हम्म। इस वजह से ये फैलता गया कि लाल किताब की रेमेडीज फायर बैक करती हैं, उसको ना सीखे, डेंजरस कोर्स है या डेंजरस सब्जेक्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाल किताब से रिफाइन ज्योतिष की पद्धति शायद ही कोई हो। अगर कोई इंसान लाल किताब सीखने लग जाता है, वो दूसरा कोई ज्योतिष की पद्धति करेगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है सर। किसी भी चीज़ को सर अगर मिसयूज हो जाए या लैक ऑफ नॉलेज हो जाए तो वो हमेशा बैकफायर करता है। वो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो या फिर साइंस का एक्सपेरिमेंट हो केमिस्ट्री लैब में सर, गरम पे अगर आपने कोई एसिड डाल दिया तो ब्लास्ट होता ही होता है। तो जी इट्स बट नेचुरल। थैंक यू सर ये पॉइंट क्लेरिफाई करने के लिए कि भाई साइंस और वेदों से डरने की जरूरत नहीं है, सही से समझने की जरूरत है, एक सही गुरु की जरूरत है। बिल्कुल। सर एक अ, बहुत कॉमन सा प्रश्न है, जैसे आपका केपी एस्ट्रोलॉजी है तो वो श्री कृष्ण मूर्ति जी के नाम के ऊपर है, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी है तो जैमिनी ऋषि के ऊपर है, महर्षि पराशर की पद्धति है तो उनके ऊपर है, बृहत पराशर होला शास्त्र। सर ये लाल किताब क्या है? लाल क्यों डाल दिया किताब, मतलब ये बहुत जेनरिक सा एक नाम डाल दिया लाल किताब बस। देखिए, मैं इसमें इसका उत्तर मैं तो उतना एक्यूरेटली नहीं दे पाऊंगा कि क्यों इन्होंने लाल किताब लिया, लेकिन मेरा एक सोच है जो मुझे समझ है या मुझे जो समझ आया, मैं वो चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लाल किताब ये लाल रंग का ही क्यों या लाल क्यों नाम पड़ा। जी। देखिए, जनरली क्या होता है कि ज़िंदगी में हम जो भी भोग करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, तो हमारे कर्मों के वजह से हम करते हैं। ठीक है, एक तो कर्म बहुत प्रधान है। हम्म। लेकिन अगर मैं कर्म की बात करूं, ध्यान से समझना इस चीज़ को, जी। क्योंकि कुछ भी चीज़ हम यूट्यूब में डालते हैं उसकी कॉपी फटाफट हो जाती है, लेकिन फिर भी हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। कर्म की अगर हम बात करें, कर्म का ग्रह है शनि। जी। ठीक है।
और शनि को हम आयरन से जोड़ते हैं। मैं क्यों जोड़ रहा हूं समझना आप ध्यान से, आयरन हम्म। से जोड़ते हैं। हम्म। ठीक है। और क्या आपको पता है मंगल कौन से घर में उच्च का है? मंगल कैप्रिकॉन साइन में उच्च का होता है, और हम्म। वो 10वां घर शनि का होता है। हम्म। 10वें घर में मंगल उच्च का है, इसलिए आयरन जब ब्लड में हो तब रंग लाल हो जाता है। वाह। अब इसका मतलब कर्म हमारे खून में दौड़ रहा है। हम्म। हम जो पाप करते हैं या पुण्य करते हैं, इंसान का जन्म वैसे ही घर में होता है। हम्म। और इसलिए हम कहते हैं कि अच्छा परिवार, असलियत में हम अच्छे खून की बात करते हैं। क्या इस इंसान के शरीर में अच्छा खून दौड़ रहा है, अच्छे परिवार का दौड़ रहा है? हम्म। तो ये चीज जो है, खून से आकलन करना, ऐसे कौन से काम है जिससे आपका खून कौड़ा हो जाता है? लाल किताब कहता है कौड़ा, कौड़ा मतलब ऐसे कौन से पाप करने से आपको खून की बीमारी होती है, ऐसे कौन हम्म। से पुण्य करने से आपके खून शुद्ध होता है। शुद्ध तो होता लाल है। किताब आपके कर्मों को आपके खून से जोड़ता हुआ ये विश्लेषण करता है। ये मेरी थॉट प्रोसेस है, लेकिन मे बी आई एम रॉन्ग, बट मेरे को ऐसा लगता है शनि और मंगल की जो कनेक्शन है वो लाल किताब में जोड़कर बताया गया है। कर्म और आपका कर्म करने के लिए आपको जो उत्साह मिलता है वो है आपका खून, आपका ब्लड। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर सर। मेरे ख्याल से इस तरह की व्याख्या तो आज तक कहीं नहीं सुनी होगी। आज दर्शक लोग पहली बार इसको सुनेंगे। सर, इसी को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो कहते हैं कुछ चीजें जो हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती रहती हैं। तो शायद ये जो खून की आपने बात करी, तो सीरीज में क्या इससे इससे रिलेट किया जा सकता है इस पॉइंट को? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर कोई बोलता है कि मेरे को सिर्फ इसी जन्म के कर्म का वो फल मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, ये बात तो सही है कर्मों सर। का फल मिलता है जी। और जी। इतना ही नहीं, जी। कभी आपने ये वैदिक में भी ये चीज देखा होगा आपने, कि जीवन में इंसान जो भोग करता है, जिसे हम ऋण कहते हैं, वो आपके परिवार के दोषों का भी प्रभाव आप पे पड़ता है। तो वो जी। कहाँ से दौड़ जी। रहा है? वो हाँ, खून में ही तो दौड़ खून रहा है। में तो दौड़ रहा है, पैतृक ऋण या फिर जो ऋण होते हैं। बहुत सही। तो सर, एक जिज्ञासा और उठ रही है। अब आपने इतनी अच्छी बात बताई, तो सर इसको मैजिकल एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं कि जादुई हम्म। प्रिडिक्शंस ये करके देती है। तो सर, कोई बिल्कुल। एक जादुई प्रिडिक्शन इस लाल किताब से, अगर आपको जो भी आपको इस समय इंस्टेंट ध्यान आ रहा हो किसी भी प्लैनेट या घर से, जो किया जा सकता है, तो सर एक। बहुत सारे हैं देखिए, ऐसे तो बहुत सारे हैं। जैसे मैं कहूँ कि अगर किसी के पंचम स्थान में सूर्य और मंगल हो, हम्म। सूर्य और शनि ले लेते हैं, सॉरी मंगल नहीं, सूर्य और शनि ले लेते हैं। हम्म। पंचम स्थान में किसी का सूर्य शनि हो तो उसके घर के छत में आपको लोहे का सामान जरूर दिखेगा। अब ये क्या होता है, जनरली क्या होता है कि हर ग्रह के कारक चीजें होती हैं, हम्म। हर ग्रह के लोकेशंस होते हैं। तो ये हम्म। सारी चीजें उससे जोड़कर होती है। देखिए, ऐसे बहुत सारे प्रिडिक्शन, ये एक ही प्रिडिक्शन नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हम्म। जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। जी। लेकिन लाल किताब को मैजिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि सिर्फ एक सिंपल कॉम्बिनेशन से आप कितनी गहराई में जा पा रहे हैं, दैट इज द मैजिक ऑफ लाल किताब। सही बात, बिल्कुल सही बात है सर। और इसीलिए कहते हैं कि अगर एस्ट्रोलॉजी फील्ड में कोई आगे बढ़ना चाहता है तो लाल किताब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अदरवाइज वो जो वैक्यूम एक होता है ना सर, वो हमेशा हम्म। क्रिएट रहता है, वो पूरी तरह से भर नहीं पाता है, और लाल किताब का आना और समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपने जो ये वैक्यूम की बात करी, जी। वैक्यूम का मतलब है लाल किताब में बुध, या जिसे खाली बुध कहते हैं, दैट इज अ डेंजरस थिंग। डेंजरस थिंग। बुध एक ऐसी चीज है जो हर चीज को समाहित कर ले, हर चीज को कंट्रोल कर ले। अगर आप किसी भी लाल किताबी से पूछेंगे तो हम्म। आप कौन से ग्रह को कंट्रोल कर सकते हैं, कौन से ग्रह से डरते हैं, वो बोलेंगे हम्म। राहु केतु शनि ले आओ, उनको हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन बुध को कंट्रोल करना बुद्ध सबसे तो मुश्किल नहीं, है। बहुत मुश्किल है। तो मरकरी इज वैक्यूम। मरकरी एक ऐसा हम्म। ग्रह है लाल किताब में जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए शायद रूपचंद जोशी जी ने बुध का भेद की बात करी, तोते की हम्म। पैंती की बात करी। तो ऐसे कई सूत्र हैं जो लाल किताब में हम्म। स्पेशली बुध के लिए बनाए गए हैं। बिल्कुल सही सर। बुद्ध अपने आप में सर एक बहुत ही मिस्टीरियस प्लेनेट हो जाता है लाल किताब के हिसाब से। और सर इसको जो है लाल किताब को अगर एक मायोपिक एंगल से देखें,
तो कई लोग कहते हैं ये तो सिर्फ रेमेडी की बुक है, ज़्यादा कुछ प्रिडिक्शन है नहीं, आजकल काम करती नहीं है, इसके जो रेमेडीज़ हैं वो 1920 1930 में लिखे गए थे, आजकल तो पॉसिबल ही नहीं है कि कहाँ बिल्ली पकड़ो कहाँ ये पकड़ो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या ऐसा कुछ है, या इसका कुछ एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इसका एक रेमेडीज का एक बहुत अच्छा रोल देखने को मिलता है? देखिए ऐसा नहीं है। पहली बात तो जैसे मैंने बताया कि लाल किताब के प्रिडिक्टिव टेक्निक्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, हम्म। सिंपल है। और लेकिन अगेन रूल्स है आपको जो लगाने चाहिए। अब एक सिंपल प्रिडिक्शन बता देता हूँ, जो मैंने अभी दरिद्र योग हमारा जो सेशन जी, हुआ था, सेशन उस वर्कशॉप पर। दरिद्र योग के कोर्स में हमने ये बताया कि कैसे आपके जीवन में कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिसमें दरिद्र योग हो सकता है और उससे कैसे बचना है। रेमेडी भी बताया हमने और हम्म। ये भी बता सकते हैं। अब आप हम्म। सिंपल समझे, दरिद्र योग मतलब क्या? दरिद्र योग मतलब कोई फाइनेंशियल बड़ा लॉसेस के पीरियड। अब एक सिंपल जी। मैं कॉम्बिनेशन बताता हूँ, जिसका भी शुक्र 9 है और वो अकेला है, ऐसे केस में उसके 48वें साल में 48th ईयर में हम्म। उसे ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस देखने को मिलेगा। ओ। अब ये क्या है? इट इज अ प्रिडिक्शन और ये 100% है। अब उसको क्या करना है? अब उसको तैयारी करनी है। लाल किताब कभी ये नहीं कहता कि कर्म छोड़ दे, क्योंकि कोई अगर आपके पास आए ना और वो बोलता है किस्मत बड़ी है कर्म, तो आप बोले कर्म बड़ी है। कर्म बढ़ा है। क्योंकि लाल किताब भी ये कहता है जैसे जैसे आप कर्म करोगे आपका लेख आप वैसे बदल लोगे। तो इसलिए हम्म। हर चीज किस्मत पे मत ध्यान दीजिए, साथ में अपने कर्म शुभ रखिए। लाल किताब यही कहता है कि कर्म को शुभ रखें, अपने आप चीजें बेहतर होंगी। तो लाल किताब की बड़ी रेमेडी नहीं करनी है आपको, छोटे छोटे प्रिकॉशंस होते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं भाई प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, सो श्योर। दैट इज वाई विच यू नीड टू डू। लाल किताब हैज रेमेडीज ऑफ लिस्ट ऑफ प्रिकॉशंस, यू नीड टू फॉलो देम एंड यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। बहुत ही सुंदर सर। सर आपने बोला कि कर्म से लेख बदलता है, हम्म। तो लाल किताब जो है सर, क्या वो क्लोजली एसोसिएटेड है पामिस्ट्री से भी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम्म। असलियत में लाल किताब सामुद्रिक विद्या है। जो आपके हाथ में रेखाएं हैं उनको हम्म। समुद्र सामुद्रिक शास्त्र बोला गया है। नदी है, नाले हैं, तो ये जो हम्म। लाइंस हैं उनको रिवर एंड जो भी नाले हैं उनसे, ड्रेन से जोड़ा गया है। तो अल्टीमेटली क्या है कि आपके हाथ की रेखाएं और कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं उनको सेम रिजम्बल दिया हुआ है लाल किताब के अंदर। तो असलियत में ये किताब जो है हस्तरेखा की शुरू हुई और साथ में ज्योतिष को जोड़ दिया गया। तो स्टार्टिंग के ओ। फेजेस अगर किताबों की बात करें तो 1939 उसमें कई सारे ऐसे स्टेप्स होंगे जहाँ पे आपको हस्तरेखा ही सिखाई जा रही है। तो मेजरली 1952 में एस्ट्रोलॉजी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, लेकिन उसमें भी रेफरेंसेस बहुत सारे हैं कि जिसमें आप हाथ को या हाथ की रेखा को मैच कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग सर, कि पामिस्ट्री को एस्ट्रोलॉजी का एक खूबसूरत ब्लेंड और दोनों की तरफ से देखने का एक नज़रिया, लाल जी। किताब बहुत ही अमेजिंग है सर। तो जी। सर यहाँ पे जो है एक सवाल आ रहा है कि लाल किताब जो है सर, यहाँ पे दशाएं तो सर होती नहीं है, हम्म। ऐसा जैसे नहीं है, वैदिक दशाएं में होती है जी, होती है। दशाएं होती हैं सर इसमें, क्योंकि एक्चुअली क्या है यहाँ। कि इसका जो महादशा का कॉन्सेप्ट है बहुत ही डिफरेंट है हम्म। और कई लोगों को ये नहीं आता। हाँ तो वो एक्चुअली क्या सर। कहते हैं, 35 चक्रा को दशा बोल देते हैं। हाँ हाँ। बिकॉज 35 हम लोग जो सर चक्र है हाँ, विमशोत्तरी समझते हैं, तो वैसा कुछ हम लोग को नहीं लाल दिखता किताब है। की अपनी दशाएं होती हैं, अलग तरीके हम्म। से कैलकुलेशन होती है उसकी, और हम्म। डिफिकल्ट है। लेकिन हम्म। सबसे कॉमनली यूज्ड जो होता है लाल किताब को निकालने का तरीका है वो 35 चक्र है। तो हम हम्म। जीवन के भाग को 35 साल में डिवाइड करते हैं, फिर 35 साल हम्म। बाद वही साइकिल दोबारा डिवाइड मल्टीप्लाई होता है और वो चलता रहता है। इस तरह से वो चलता है। उसका एक कैलकुलेशन है जो हम जनरली ग्रामर वाले कोर्स पे कराने वाले जो आएगा उसमें ये जी। 35 चक्र हम यूज करते हैं। लेकिन जी। जी। दशाएं अपनी भी होती हैं और बहुत सारे और भी एस्पेक्ट होते हैं देखने के। सिर्फ 35 चक्र ही नहीं, उसमें साथ में आप वर्षफल बना सकते हैं, मंथली कुंडली बना हम्म। सकते हैं, हम्म। उसके बाद डे कुंडली बना सकते हैं, आवर कुंडली बना सकते हैं। तो इतने प्रिसाइज आप जा सकते हैं। तो लाल किताब में बहुत गहराई वाह। तक जा सकते हो। कोई अगर बोलता है लाल किताब सिर्फ रेमेडीज की किताब है तो उसे नहीं पता, उसे नॉलेज नहीं है। ये प्रॉपर ज्योतिष की किताब है जिसमें सोल्यूशन भी है। बहुत ही बढ़िया सर। तो क्या हम ये अपने दर्शकों को बता सकते हैं कि अगर वो सही लाल किताब सीख लें, तो क्या वो रेमेडीज खुद से वो बना सकते हैं, दे सकते हैं, जो कि बैकफायर नहीं करेगी और जो उनके पास आया है कंसल्टेशन लेने के लिए उसको भी फायदा करेगी? क्या ये बात हम देखो बोल सकते हैं सर? इसका उत्तर मैं इस तरह से देता हूँ। पहली बात तो लाल किताब रेमेडी के लिए सीखने बताओ, हम्म। लाल किताब को ज्योतिष सीखने के लिए आओ।
हम्म। कई बार होता है ना, जैसे ज्योतिष जो है आपको ये बता सकता है कि भाई यहाँ इन्वेस्ट करे फायदा होगा नहीं होगा, लेकिन असलियत में ज्योतिष किस काम के लिए है कि आप इस दुनिया में आए हो तो आपका क्या काम है ना। हम्म। ऐसे ही लाल किताब पहले ज्योतिष सीखने को बोलता है, फिर आप रेमेडीज पे जाएं। जी हाँ, आप रेमेडीज कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जब आपको पता है कि ये स्टेप लेने के बाद आपको सोल्यूशन मिलेगा, तो इंसान कई बार लालच में आ जाता है और वो रेमेडी करा देता है जो उसे नहीं कराना चाहिए जल्दबाजी में, तो वहां पे वो फायर बैक करता है, और ये होता है कई लोगों के साथ। तो इसलिए लाल किताब की रेमेडी करने से पहले आपको प्रॉपर ग्रामर आना चाहिए जिसमें आप सावधानी बरतें, और हम्म। आप अगर सावधानी बरतते हुए काम करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे उपाय लोगों को दे भी पाएंगे और अपने आप को सेफ भी रख पाएंगे। क्योंकि कभी भी आप किसी को ट्रीट कर रहे हैं, सबसे पहले अपना प्रोटेक्शन जरूरी है, उसके बाद आप ट्रीट कर हम्म। सके। ये कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन यू गो हेड एंड गिव द रेमेडी टू अदर पीपल। करेक्ट। सो सभी सी डॉक्टर्स कि अगर वो कुछ ऐसी कंटेजियस डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं तो अपना प्रोटेक्शन ले करके तब वो ट्रीट करते हैं। तो आप भी किसी एक चीज को ट्रीट कर रहे हैं एज एन एस्ट्रोलॉजर, तो आपको भी प्रोटेक्शन लेना चाहिए। बहुत ही बिल्कुल। लॉजिकल है सर। सर, सबसे फैसिनेटिंग कोई एक दो चीज लाल किताब की बहुत ही अट्रैक्टिव जो कि खींचती हो, कि जैसा आपने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई जो लाल किताब करेगा फिर वो दूसरा नहीं करेगा, दूसरी कोई भी हम्म। एस्ट्रोलॉजी। तो सर ये पॉइंट सर कहीं ना कहीं घर कर रही है कि ऐसा क्या है इसके अंदर। देखिए, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम्म। लेकिन लाल किताब मतलब इतने इतने प्लैनेट्स को क्लोज ले जाता है आपको कि आप उसके साथ घुलने लग जाते हो। अब जैसे लाल किताब में दृष्टियां होती हैं, ठीक है। हम्म। अब एक दृष्टि की बात समझाता हूँ मैं। एक होती है 100% दृष्टि, ठीक है। अब 100% दृष्टि मतलब क्या है, आप चीज़ को समझे, मैं आपको बहुत ही साधारण तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। 100% दृष्टि वो होती है, मान लेते हैं आपने चीनी को पानी में घोल दिया, दिख रहा है क्या, हम्म। लेकिन मिल गया। हम्म। तो ग्रह इस तरह से मिल जाते हैं। आप कौन से ग्रह से मिलते हैं, चौथे घर के और 10वें घर के ग्रह से मिल जाते हैं। अगर कोई ग्रह चौथे घर में है और कोई ग्रह 10वें घर में है, तो वहां पे जब वो ग्रह मिल जाएंगे 10वें घर में जाके, वो इस तरह से एक्ट करेंगे, वो वहां है ही नहीं लेकिन वो वहां है और उसका असर छोड़ रहा है। जैसे कि बृहस्पति 10 को लाल किताब में नीच माना गया है, हम्म। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर सूर्य चौथे में हो, अब वो नीच नहीं रहता। क्यों? क्योंकि सूर्य पूरी तरह से जाके मिल गया, 100% दृष्टि है वहां पे। बृहस्पति को जब सूर्य की ताकत मिल जाएगी तो ऑटोमेटिकली मित्र है, मिल हम्म। जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, वो ऐसा मिल जाएगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा वहां पे सूर्य भी है, लेकिन असर पूरा मिल रहा है उसको। बहुत ही तो बढ़िया। ऐसे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो लाल हम्म। किताब में आपको, अब जैसे मैं बताता हूँ, आप बात करते हो बृहस्पति की। अब बृहस्पति को साल निर्धारित किया गया है लाल किताब में। हम्म। बृहस्पति को साल निर्धारित किया है 16 साल, 16 ईयर। तो हम्म। जब भी 16वें साल में जातक आएगा उसका बृहस्पति एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक्टिवेशन ईयर इसमें है बहुत सारे जबरदस्त। अब इसको हम्म। आप भाग भी कर सकते हो, 16 को अब आधा कर लो, 8 साल, तो 8 साल। 8 साल का जब बच्चा होगा तब भी बृहस्पति का असर मिलेगा। 16 को डबल कर लो, 32, तब भी बृहस्पति का असर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी ग्रह के टाइम पीरियड आ रहे हैं उस टाइम पे ग्रह एक्टिवेट हो रहा है, जहां बैठा है वहां का प्रिडिक्शन करो, सेम टू सेम मैच करेगा। क्या बात है सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही। सर, एक इंटरेस्टिंग बात और सुनने को मिलती है, जितना आपने बताया सर उसमें मैं अपनी तरफ से एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ कि कहते हैं लाल किताब में एक कोई प्लेनेट है कि भाई शनि है, 9वें घर में है या फिर किसी घर में भी है, उसको जो है आप उठा करके तीसरे चौथे दूसरे पांचवें किसी भी घर में ले जा सकते हैं। अब सर ये हम्म। बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि भाई बर्थ में तो यहाँ पे बैठा है और आप इसको उठा करके किसी और घर में ले गए। तो सर जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक अट्रैक्ट करता है कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, देखो ये चीज और मैं क्या आपको ये बताता हो हूँ, भी सकता है क्या। कई लोगों को ये चीज जो है ना सुन के अजीब सी लगेगी। हाँ, बहुत अटपटी सी लगती है। हाँ, लेकिन मतलब मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो लाल किताब प्रैक्टिस करते हैं, वो सुनेंगे और वो मे भी बोलेंगे मैं सही नहीं हूँ, लेकिन हकीकत बात यह है, आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है किसी भी ग्रह को मूव करने की। हम एक्चुअली हम्म। में ग्रह मूव नहीं कर रहे, हम उसकी एनर्जीज को मूव करके ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब क्या होता है, सोचिए कि सूरज की रोशनी आ रही है ना, हम हम्म। बचपन में क्या करते थे, शीशा लेके बैठते थे, शीशा क्या लेके करते थे, बैठते थे। हम रीडायरेक्ट। रिफ्लेक्ट करके उस ग्रह के असर वहां पहुंचा रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर हम्म। डूइंग। बट अल्टीमेटली हम्म। वो वहीं डायरेक्ट असर दे रहा है, लेकिन उसको हमने रिडायरेक्ट कर दिया ताकि उसका असर वहां चला जाए। हम्म। ये करते हैं हम, एक्चुअली में मूव नहीं हो रहा है, वो हम्म। रिडायरेक्शन हो रहा है। हम्म।
हाँ, लेकिन उनकी जो ग्रामर है उसमें बोला जाता है कि इस ग्रह को अपने उठा के उस घर में हाँ, पहुंचा दिया। शिफ्टिंग के टेक्निक्स, वो ये बट हाँ, वो ग्रामर उनकी वैसी बोली जाती है, तो बहुत इंटरेस्टिंग। यस। बहुत ही बढ़िया सर। सर, एक कॉन्सेप्ट है सर, जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत ही डीप मीनिंग वाला कॉन्सेप्ट है। एक जी। ग्रह फल का ग्रह और राशि फल का ग्रह। अब कहते हैं जी। सर कि इसमें से सबका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ प्रारब्ध भी होते हैं, और हम्म। वो तो आपको काटनी है। तो और इसीलिए कुछ प्लैनेट्स का ट्रीटमेंट लाल किताब ने मना कर दिया है और कुछ का ट्रीटमेंट अलाउ किया है। सर, हम्म। इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल सकें। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो भी ये सेशन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस चीज़ को ज़रूर समझें कि कई ऐसे ज्योतिष हैं जो लोगों की मदद करते हैं लेकिन खुद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये कंसेप्ट नहीं पता कि ग्रहफल क्या होता है। सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं या किसी और चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं। ग्रहफल का मतलब ये है कि वो ऐसा ग्रह जिसको आपको टच नहीं करना है। टच नहीं हम्म, करना मतलब क्या है? ईश्वर ने कहा इसका असर आप चेंज नहीं कर सकते। हम्म, कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे जब हम बेसिक का ग्रामर करेंगे, उसमें हम्म, बताएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं कि कुंडली में कॉम्बिनेशन होगा तो ही ग्रहफल होगा। आपका जन्म का वक्त का जो ग्रह बनता है वो भी ग्रहफल का होता है, उसको भी नोट कर लें। हम्म, उसको जानने के लिए लाल किताब के होरा को सीखना पड़ेगा आपको। लाल हम्म, किताब के होरा के हिसाब से आपका जो भी जन्म का ग्रह होगा वो ग्रहफल का होगा, उसका उपाय नहीं करना। अब एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आज सुबह मेरे पास एक कॉल आया और वहां पे बोला गया भी इनका जो है केस चल रहा है, कहीं इनका हिरासत तो नहीं हो जाएगा। कुंडली में कहीं ना कहीं राहु दूसरे घर का था। उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो ये नारियल के उपाय करा दिए, ये फलाना उपाय करा दिया, लेकिन उन्होंने ये चीज ध्यान देना भूल गए कि राहु दूसरे घर का ग्रहफल का होता है। हम्म, तो ऐसे केस में हम डायरेक्ट राहु का उपाय करा ही नहीं सकते। तो वहां पे हम बचाव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हमें ये पता है, जब भी दूसरे घर में राहु होगा देर इज सर्टन कंडीशन जहां पे राहु बृहस्पति के अधीन हो जाता है। तब हम हम्म, बृहस्पति ग्रह को बूस्ट करके वहां पे कंट्रोल में ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने राहु को टच नहीं किया, तो ग्रामर हम्म, पता है तो ऐसे इंसान में वहां पे बृहस्पति की मदद से चीजों को बेहतर कर सकता है, या हम्म, आठवें घर में बैठे चंद्र की मदद ले सकता है। वो बहुत सारे टेक्निक है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि ग्रहफल को डायरेक्ट टच नहीं करें। ग्रहफल हम्म, ग्रहफल को डायरेक्ट टच करेंगे तो आपके लाइफ में भी उथल पुथल जरूर होगा। हम्म। बिल्कुल सही और बहुत ही महत्वपूर्ण बात सर आपने बताई है। और मैं यही सबको बोलूंगा, सारे दर्शकों को बोलूंगा कि अगर प्लैनेट्स के, ग्रहों के सही कारक तत्व अगर आपको सीखने हैं, उनके प्रिडिक्टिव डेप्थ को आपको समझना है, और किस लेवल तक का डेप्थ आप सीख सकते हैं लाल किताब को जानने के बाद, या रेमेडीज करने के लिए अगर आप उसकी ग्रामर को समझेंगे, तो जितने भी आपके साथ कंसल्टेशन लेंगे उन सबको आप कितना फायदा पहुंचा सकते हैं। आप जिस पर्पस के लिए आप ये साइंस सीख रहे हैं वो आप कर जी। पाएंगे। लाल किताब जरूर सीखिए, और इससे जो जी है आपके अपने प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजिकल पावर में कई गुना बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल। और इसी चीज़ के लेकर लोग सही जाने, इसलिए हमने लाल किताब का एक फ्री फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च कर दिया है जो नेक्स्ट वीक होने वाला है। अगर हम्म, कोई भी इंटरेस्टेड है जो सिर्फ एक टेस्ट करना चाहता है लाल किताब है क्या समझने के हम्म, लिए, हम्म, तो आप फ्री में जुड़िए। हम आपको वाह, बताएंगे कि क्या बात क्या है, है लाल किताब और कितना इफेक्टिव है लाल किताब। क्या बात है सर। तो सर, थैंक यू सो मच। और आपने तो सर आज बहुत नव वर्ष का सबसे बड़ा तोहफा एक हम्म। एस्ट्रोलॉजिकल फेटर्निटी में जो बडिंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको दिया आपने, कि जी। एक फ्री लाल किताब कोई अगर बता रहा है सर, तो इससे बड़ा गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता है किसी के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अनाउंसमेंट के लिए। और Most आशा welcome. करता हूँ सर कि बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और लाल किताब के अनसुलझे, अन रिजर्व्ड जो रहस्य हैं उसको वो जान पाएंगे, उसको वो समझ पाएंगे, और फिर उसके बाद उनके अलग लेवल का प्रिडिक्शन और कॉन्फिडेंस उनके अंदर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना समय निकाल करके हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए। Thank you. बहुत बहुत थैंक यू वंस अगेन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।